क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फखर ट्रेडर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। नीचे कुछ डेबिट साइड में और कुछ क्रेडिट साइड में बैलेंसेस दिए हुए हैं और हर एक साइड का अपना अपना टोटल दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दी हुई है 10% पर एनम, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई हैं और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दी हुई है। ठीक हो गया। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर कैश लिखा हुआ है जो कि करंट एसेट है। डेटर्स ये भी करंट एसेट्स है। ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में लिखेंगे। फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग भी एक फिक्स्ड एसेट है। परचेजेस को भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। फ्रेट बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है और इसको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर कर लेते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि ये वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है जो बिजनेस ने परचेज की हुई गुड्स को अपने गोदाउन तक लाने के लिए इनकर किया हो। ठीक हो गया। एडवर्टाइजिंग चूंकि सेल से रिलेटेड है तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसी तरह सैलरीज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखी जाएंगी। यूटिलिटी एक्सपेंसेस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, पानी या गैस वगैरह के बिल्स होते हैं और इनको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। ड्राइंग्स बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होती, बल्कि ये अकाउंट बताता है कि ओनर ने बिजनेस में से कितनी अमाउंट या गुड्स निकाल लिए। इस लिहाज से ये कैपिटल अकाउंट का काउंटर अकाउंट होता है, यानी कि ऑपोजिट अकाउंट। इसीलिए इसको कैपिटल अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर फखर का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। आपको पता ही है कि अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और अगर नेट लॉस हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो आंसर आता है उसमें से ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। सेल्स को इनडायरेक्ट इनकम कंसीडर करते हैं और क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटीज में लिखा जाता है। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% पर एनम। बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 50,000, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ तो वैल्यू आ गई 5,000। आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है और बैलेंस शीट में इसी 5,000 को बिल्डिंग की कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 11,000 का, इसको ट्रेडिंग अकाउंट वाले सेक्शन में लिखा जाता है। नंबर 3 पर आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई है 2,000 की। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है कि ये वेजेस अभी तक पे नहीं की गई। इस केस को अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल डील करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एक्सपेंसेस जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है उनको उसी रिलेटेड टाइम पीरियड में ही रिकॉर्ड किया जाए। मतलब ये कि ना उस टाइम पीरियड से पहले और ना ही बाद में। नहीं समझ आई ना? चलें इजी वर्ड्स में बात कर लेते हैं कि ये 2000 की वेजेस ईयर 2016 से रिलेटेड है और ये 31 दिसंबर तक पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पे नहीं की। अगर ये पे नहीं की तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये इसी ईयर का एक्सपेंस है और इसी ईयर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसीलिए इसको सैलरीज एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे और चूंकि ये अभी तक पे नहीं की तो ये 2000 की आउटस्टैंडिंग वेजेस बिजनेस की लायबिलिटी भी है, तो इसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंडर लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना बात? लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 500। अच्छा, ये केस आउटस्टैंडिंग वेजेस जैसा ही है, बस फर्क ये है कि वहां वेजेस अभी तक पे नहीं की थी, हाल दो कि ये वेजेस जिनको पे करनी थी उनसे काम ले लिया गया था, यानी कि बेनिफिट ले लिया गया और पे नहीं किया। लेकिन यहाँ एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवांस में पे कर दी और अभी तक एडवर्टाइजिंग नहीं हुई। इसको भी मैचिंग प्रिंसिपल ही डील करता है कि जिस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस हैं उसी टाइम पीरियड में ही रिकॉर्ड करें। अच्छा, चूंकि अभी तक बेनिफिट नहीं लिया यानी कि एडवर्टाइजिंग नहीं हुई, तो इस लिहाज से ये 2016 ईयर का एक्सपेंस नहीं बनता।
इसीलिए इस 500 को एडवर्टाइजिंग से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि अभी इसका बेनिफिट लेना बाकी है, तो यही 500 बिजनेस का एसेट भी है, तो इसको करंट एसेट्स के अंदर लिखते हैं। चलें अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सबसे ऊपर बिजनेस का नेम यानी कि फखर ट्रेडर्स लिखें, उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके नीचे टाइम पीरियड लिखते हैं यानी कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, और लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है जबकि राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, और साथ में करेंसी रुपीस लिखी जाती है। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से जो कि है 4600। देन इसके नीचे परचेजेस लिखी जाती हैं और वो है 98,000 की। चूंकि फ्रेट को डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किया हुआ है, इसीलिए इसको लिख लेते हैं। और इसकी अमाउंट है 3400। क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखी जाती हैं जो कि हैं 135,000 यानी कि 1,35,000, और इसके नीचे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसकी अमाउंट है 11,000 की। मुझे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा लग रहा है, और यस ये बड़ा है, और ये है 146,000, और इसी टोटल यानी कि 146,000 को डेबिट साइड पर लिखकर ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट किया तो जो अमाउंट बाकी बची है वो है 40,000। ठीक है, ये बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट है, और इसके साथ सीडी यानी कि कैरी डाउन लिख लिया जाता है। अब यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि डीलिंग डायरेक्ट इनकम्स विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी किया था उसी को यहाँ क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरतीब से ट्रायल बैलेंस में ये अकाउंट बैलेंसेस लिखे हुए हैं मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये हम ऑलरेडी 50,000 पर 10% अप्लाई करके कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 5,000। देन लिखते हैं एडवर्टाइजिंग जो कि 5,000 है। लेकिन इस 5,000 में 500 प्रीपेड है यानी कि इस ईयर से रिलेटेड नहीं, तो इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके 4500 लिख लेते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं सैलरीज एक्सपेंस, और इसमें ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि वो वेजेस जो अभी तक पे नहीं की लेकिन वो एक्सपेंस इसी ईयर 2016 का ही है, और वो है 2000, और ऐड होने के बाद ये 10,000 बन गए। देन लिख लेते हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस, और वो है 1400 के। क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखने को मिला, मुझे अब भी क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है, तो इसका टोटल लिख लेते हैं 40,000, और इसी 40,000 को डेबिट साइड में लिखकर जब ऊपर वाले तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी बचे 19,100, और ये बेसिकली नेट प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक हो गया। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। सबसे ऊपर लिखा जाता है बिजनेस का नेम, इस केस में है फखर ट्रेडर्स। नीचे लिखें बैलेंस शीट और उसके नीचे लिखें एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इसकी लेफ्ट साइड पर एसेट्स और राइट साइड पर लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं करंट एसेट्स की हेडिंग, और अब इसके नीचे लिख लेते हैं कैश जो कि है 15,000 का, और इसके नीचे लिख लेते हैं डेटर्स 21,000 के। देन ये लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 11,000 का।
इसको भी लिख लेते हैं। और 500 का प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी करंट एसेट है, सो इसको भी लिख लेते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग बना लेते हैं और सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर 7000 का। ठीक हो गया, इसको लिख लेते हैं। देन बारी आती है जी बिल्डिंग की, जो कि है 50,000। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5000 डेप्रिसिएशन और यूं बिल्डिंग 45,000 की रह गई। अब इधर आ जाते हैं, करंट लायबिलिटीज की हेडिंग बना लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, जो कि हैं 9500 के। और 2000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस को भी करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। चलें जी, अब कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस है 74,400। इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट 19,100 और सब्ट्रैक्ट करते हैं ड्राइंग्स 5,000। कैपिटल की फाइनल फिगर आ गई है 88,500। तमाम एसेट्स का टोटल किया तो टोटल एसेट्स बने 100,000 और जब लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल किया तो ये भी बने 100,000। इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, तो आप 20 मार्क्स डिजर्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको सही समझ आ गई होगी।